दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विद धर्मेश में आप सबका स्वागत है। मेरा कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और लोग अब भी देख रहे हैं उसको। और मैंने बहुत सी यूजुअली चीज़ जो आम लोगों के लिए बड़े फायदेमंद है वो चीज़ मैंने बताई थी। और लोगों के कई व्यूज़ भी आए मेरे पास में कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी में जब हमें बताए तो हस्तरेखा हस्त विज्ञान का भी समावेश करें, तो मैं उसको भी समावेश करने की कोशिश करूंगा। मुझे हस्तरेखा का भी नॉलेज है। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा और सिख जो समुदाय है उनके लिए बड़ी पवित्र है क्योंकि गुरु नानक जी की जयंती हुई है। तो सभी को गुरु नानक जयंती की भी शुभकामनाएं। और हिंदू धर्म में क्या बोलते दीपो ऐसे बोलते हैं कि दीप उत्सव भी बोलते हैं, ऐसा कुछ है, नॉर्मली मुझे इतना मालूम नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेन है मून, मतलब चंद्रमा। 9 ग्रहों में से एक ग्रह होता है मून, उसका भी मनुष्य जाति पे बहुत गहरा प्रभाव है। और मैं मानता हूँ कि कुंडली में जब ज्योतिष में किसी की राशि का भी होता है कि आप इस राशि के हो, आप इस नक्षत्र में पैदा हुए, उसकी गणना भी चंद्रमा से की जाती है। तो चंद्रमा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का जो मेन जो है उस चंद्रमा का बहुत गहरा उस पर रिसर्च किया हुआ है कि चंद्रमा का मनुष्य जाति पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं अपन। टॉपिक ये है कि चंद्रमा का जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को पढ़ना, चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा कमजोर है, मजबूत है, पीड़ित है, चंद्रमा का मनुष्य जाति पे मतलब कि जिसकी कुंडली उस पे चंद्रमा का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सब जानने के लिए। तो बेसिकली चंद्रमा का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ कि चंद्रमा का सराउंडिंग, आपकी जो रिश्ते होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। खास कर 2-3 रिश्ते ऐसे होते हैं जिसपे चंद्रमा का बहुत गहरा इफेक्ट होता है। पहला आपकी मदर, दूसरा आपकी मौसी, तीसरा आपके मामा जी। ये 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके की कुंडली के चंद्रमा को देख के अच्छा ज्योतिष रीड कर सकता है कि आपकी माँ की पोजीशन कैसी है, आपकी मौसी की पोजीशन कैसी है, आपके मामा की पोजीशन कैसी है। ये तो 3 हुआ। चौथा, आपके पास कितना धन है या कितना आप धन अर्जित करेंगे, ये भी चंद्रमा से अपन मालूम कर सकते हैं ज्योतिष के अंदर। ये तो 4 चीजें हुई। दूसरी बात, अब अपन आध्यात्मिक देखें कि भाई जो देवी देवता होते हैं नॉर्मली हिंदू धर्म में, उस पे चंद्रमा से रिलेटेड कौन से देवी देवता होते हैं जिससे कि मनुष्य अपने उनकी आराधना करने, पूजा पाठ करने से अपने चंद्रमा को अगर कमजोर है तो उसको निर्बल, उसको मजबूत करे। तो आपके ये तो रिश्ते हुए। उसके अलावा आप जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल की कुल देवी, वो भी चंद्रमा से संबंध होता है उसका भी। मतलब आपके चंद्रमा से गणना की जा सकती है कि आपकी कुल देवी की क्या पोजीशन है, कुल देवी की कैसा है मामला आपके ऊपर मेन बात की है। ठीक है। दूसरा ये, आपकी यदि कोई पितृ योनि में है उसकी भी एनालिसिस चंद्रमा से की जा सकती है। उसमें थोड़ा सूर्य का भी इफेक्ट होता है लेकिन मूलली चंद्रमा का। ये तो बेसिकली आपके सराउंडिंग रिश्ते हुए। रिश्ते भी यही होता है, पितृ का भी रिश्ता होता है, देवी का भी रिश्ता होता है मनुष्य के ऊपर। अब आता है सबसे गहरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है चंद्रमा का। तो सबसे गहरा इफेक्ट पड़ता है आपके मन पे। आपकी मन की जो पोजीशन है, मन और मस्तिष्क की पोजीशन है, उसकी रीडिंग, उसका आकलन चंद्रमा से किया जा सकता है। अब कहते हैं भी नॉर्मली चंद्रमा का ज्योतिष, चंद्रमा का कैसा पता लगाए कि चंद्रमा कमजोर है या क्या बोले पीड़ित है या अच्छी स्थिति में है। तो एक सिद्धांत है अपने हिंदू धर्म में, जो पंचांग है उसमें 30 दिन को 15-15 में डिवाइड कर रखा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आप नोट करना इस बात को। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेके
कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक चंद्रमा मजबूत पोजीशन में होता है। और सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है पूर्णिमा, समझना आपको। तभी तो आप देखना कहीं जो कि क्या बोलते हैं संत या बड़े बड़े जो संत हुए हैं, फकीर हुए हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली पूर्णिमा के दिन ही हुए हैं। जैसे कि आप गुरु नानक जी पूर्णिमा के दिन हुए हैं, नंबर 1। गौतम बुद्ध जो वो भी पूर्णिमा के दिन हुए। इस्लाम में मोहम्मद साहब वो भी पूर्णिमा के दिन हुए। संत रविदास पूर्णिमा के दिन हुए। यहाँ तक कि अपन सबसे पॉपुलर देवता है हनुमान जी, वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पूर्णिमा मतलब उस समय क्या होता है कि चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, और जो भी उस वक्त पैदा होता है उसका भी मून की स्थिति अच्छी होती है, बशर्ते उस चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है। चंद्रमा आपका जो विल पावर है उस पर भी चंद्रमा का इफेक्ट होता है, मतलब वो भी आपके क्या बोलते हैं कम ज्यादा का जो आकलन है वो आपके चंद्रमा से किया जा सकता है। तो आज अपन देखते हैं, आप देख रहे होंगे मैंने 2 कुंडली बनाई यहाँ पे, एक तो काल पुरुष और काल स्त्री। ज्योतिष में मैंने आपको कल बताया था कि मैं वो चीज बताऊंगा जो आप लोगों को कोई बताते नहीं है। ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली का आकलन होता है, लेकिन काल स्त्री की जो कुंडली है उसको क्लोज, इसके बारे में कोई बात नहीं करते आप लोगों से, ये बताते नहीं है कि काल स्त्री क्या होती है। लेकिन सत्य है कि हर पुरुष में आधी स्त्री और आधा पुरुष होता है, मतलब कि अर्धनारीश्वर महादेव का जो है स्वरूप वो तरह है कि अगर काल पुरुष है तो काल स्त्री भी है। तो चंद्रमा की जो कैलकुलेशन अपन करते हैं उसमें ये दोनों ही कुंडली का ध्यान रखना पड़ता है कि चंद्रमा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चंद्रमा से अपन क्या कर सकते हैं कि चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली मान लेते हैं कि जो चंद्रमा के अलावा जो 8 ग्रह है वो आपको अच्छा और बुरा जो फल देंगे जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो भी है, वो चंद्रमा का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि शनि यदि आपका बिगाड़ेगा, शनि ग्रह अगर आपका बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले आपकी मून को बिगाड़ेगा, यानी आपकी मनोस्थिति को बिगाड़ेगा। बुध भी अगर बुरा इफेक्ट देगा तो उसकी स्टार्टिंग आपके मन से होगी। मतलब 8 से 8 ग्रह आपका अच्छा और बुरा करने के लिए चंद्रमा का सहयोग लेंगे। तो चंद्रमा मतलब कुंडली में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं, एक कहते हैं ना मन चंगा कटौती में गंगा, मन चंगा कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी का एक है वाक्यांश है कि अगर मन सही है तो गंगा जी आपके द्वार है आपके। अब आती है कि भाई मन का, अब मैं आपको व्यक्तिगत जीवन में चंद्रमा का इफेक्ट अच्छा और बुरा बताता हूं मैं आपको। यदि किसी का चंद्रमा अच्छा है तो क्या होगा, वो व्यक्ति प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, थोड़ा सा छोटी छोटी बात पे टेंस नहीं करेगा, तनाव नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, व्यर्थ की चिंतन नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी, उसकी माता की पोजीशन भी अच्छी रहेगी, माँ भी प्रफुल्लित रहेगी, उसके मामा की स्थिति भी लगभग सही रहेगी। मतलब वो अगर चंद्रमा उसका अच्छा है तो सराउंडिंग माँ, मौसी, मामा का भी स्थिति रहेगी, पैसा भी उसके पास आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए मोहताज होगा, ऐसा नहीं, अगर चंद्रमा अच्छा है तो। और यदि आपका चंद्रमा खराब हुआ, सुनना, तो वही पोजीशन हो गई, सबसे पहले वो व्यक्ति उदास रहेगा, नर्वसनेस रहेगा, उसके अंदर नर्वसनेस आएगी उसके अंदर। दूसरा ये, वो फालतू की चीज सोचता रहेगा। ठीक है। छोटी छोटी चीजें उसको टेंस करेगी। ठीक है। मानसिक तनाव रहेगा। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पागल होते हैं, ऐसा नहीं होना है किसी के साथ में, यदि कोई पागल होता है तो उसके अंदर भी चंद्रमा का बेहद अहम रोल है, बुध का भी रोल है, लेकिन स्टार्टिंग चंद्रमा से होती है। बिना चंद्रमा के बुध किसी को पागल नहीं कर सकता, वो चंद्रमा को मन को बिगाड़ेगा। ठीक, ये तो ही सराउंडिंग बात। अब मैं आपको ये भी बताऊं, आध्यात्मिक बात बताऊं आपको कि इस संसार में 99.99 लोग मन के हिसाब से कर्म करते हैं। संत कहते हैं कि
मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, लेकिन उल्टा है आजकल कि मन के हिसाब से लोग चलते हैं। ठीक है, अब मन में अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तो उस हिसाब से व्यक्ति अपने कर्म करता है। ठीक है, उसका आधार पर उसके विचार बनते हैं, वो व्यक्ति कर्म करता है। अब आती है मन को कैसे प्रोटेक्शन करे, मन की क्या स्थिति है। तो जो बेसिक ज्योतिष जानते हैं उनको पता है कि ये काल पुरुष है और ये काल स्त्री है। मतलब पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री में क्या है, काल पुरुष में एक नंबर से स्टार्ट होगी, मतलब मेष, वर्ष, मिथुन, करक, सिंह, और काल स्त्री में स्टार्ट होगी तुला से। तुला, वृश्चिक, धनु, ये पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका कारण ये भी है, इस कुंडली में ये भी होता है कि किसी पुरुष है और पुरुष के यदि चौथे भाव का, मतलब माता का, भूमि का, सुख का, वाहन का आकलन करना है, तो पुरुष की कर्क राशि को अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है। और यदि किसी स्त्री के चतुर्थ का आकलन करना है, चतुर्थ भाव का आकलन करना है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी माता की पोजीशन कैसी है, कितने वाहन रहेंगे, कितना सुख रहेगा, तो अपन किसी भी स्त्री की मकर राशि का आकलन करेंगे। समझना कुछ चीज को, दोनों डिफरेंसेस है। पुरुष की कुंडली में कर्क और स्त्री की कुंडली में मकर। इसी तरह किसी स्त्री की अगर अपन पत्नी का, व्यापार का, पार्टनरशिप का अगर आकलन करेंगे, तो उसके लिए तुला राशि और उसका स्वामी शुक्र वो देखेंगे, बेसिक सिद्धांत है। इससे उल्टा यदि किसी स्त्री का सप्तम भाव, पति का आकलन करेंगे, उसके क्या बोलते हैं, उसके अगर वो व्यापार में या आप क्या बोलते हैं रूटीन की इनकम का भी आकलन करेंगे, तो अपन उसकी मेष राशि देखेंगे। मतलब मेष राशि प्लस मेष का स्वामी, राशि प्लस मेष का स्वामी, मतलब मंगल से अपन किसी स्त्री के पति का आकलन कर सकते हैं कि उसका पति कैसा होगा। इसी तरह पुरुष की तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र से आकलन कर सकते हैं कि इसका स्त्री सुख कितना होगा या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अब आती है चंद्रमा का बेसिकली पता है चंद्रमा क्या होता है कि अब एक चीज और नोटिस करना, किसी पुरुष है उसका चंद्रमा द्वितीय भाव में, कुंडली की राशि कोई भी हो, XYZ द्वितीय भाव में वर्ष राशि है, काल पुरुष के हिसाब से वर्ष राशि है, और चंद्रमा गया तो चंद्रमा वर्ष राशि में उच्च राशि का होता है ज्योतिष के नियम के हिसाब से। तो बेसिकली किसी भी राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाता है किसी भी पुरुष के, तो मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है। उसका कुटुंब जो है, उसके कुटुंब है, धन है, वाणी है, द्वितीय भाव ये चीज होती है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तृतीय भाव पड़ोसी का भी होता है, सास का भी होता है, एंड आपके भाई बहन का भी होता है। तो चंद्रमा उसको इफेक्ट करता है फाइनली। तो वो चंद्रमा को जहाँ बैठेगा वो उसके रिलेटेड इफेक्ट करेगा। वो बेसिक सिद्धांत में सबको पता है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा उस पर क्या इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट नहीं करेगा। मेनली ये समझना है अपन को कि बेसिक 4-5 चीजें लोग अगर ध्यान रख ले तो उसको पता चल जाएगी भी चंद्रमा मतलब अपने आध्यात्मिक भी एक बात है कि अगर सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत है इंसान को, तो अपने मन को संभालने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, तो मन पे मतलब एक पैनी नजर रखने की जरूरत है कि आपका मन क्या कर रहा है, क्योंकि मन जैसा करेगा वैसा ही आप करोगे। मन ही आपको प्रेरित करेगा अच्छे और बुरे कर्म के लिए। तो अब क्या करे कि भी मेरा जो मैं लक्षण बताया उससे पता चल सकता है कि इंसान स्वयं जान लेगा कि मेरा चंद्रमा खराब है या मेरा चंद्रमा अच्छा है।
अच्छे को और अच्छा करना चाहिए। और यदि कोई चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो उसको ठीक करना चाहिए। अब ठीक करने के उपाय बेसिकली क्या है, ज्योतिष क्या होता है कि अच्छी विवेचना कर लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली क्या उपाय में आके वो मात खाते हैं। उपाय क्या बताएंगे आपको, बड़े बड़े उपाय बताएंगे आपको, लंबे लंबे उपाय बताएंगे कि चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा का जाप करवा दो, आप ये हवन कर दो, आप ये यात्रा करके आ जाओ। लोग मतलब क्या कहते हैं उनको, जम्मू कश्मीर की यात्रा बोल देते हैं कि आप ये यात्रा करके आ जाओ, अमरनाथ यात्रा बोल देते हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक पर्टिकुलर मेरा ज्योतिष का आपको बताने का मेन ये है कि नियमित दिनचर्या में अपन ऐसा क्या करें जिससे अपना मन सही रहे, चंद्रमा सही रहे। चंद्रमा सही रहेगा तो सबसे पहले आप मन से स्वस्थ रहेंगे, नंबर एक। दूसरा ये आपके अंदर उमंग रहेगी, दो। नंबर तीन, भौतिक जीवन में तो धन चाहिए, धन की भी आवक अच्छी होगी। तो मैंने अब आपको बताया कि अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि चंद्रमा को ठीक करने का क्या उपाय है, क्या करें जिससे चंद्रमा ठीक हो। तो आध्यात्मिक में मैंने दो चीज बताई थी। चंद्रमा का दो से संबंध होता है, एक आपकी कुल देवी से, फर्स्ट। सेकंड आपके पितर से। पितर सब आते लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार पितर कौन है, क्या है, कैसे है, नहीं पता चलता। आज के दौर में कोई बता भी सकता कि ये आपके पितृ योनि में है, ये आपके पितृ योनि में है, ये आपके, ऐसा कोई बता नहीं सकता। नॉर्मली लोगों के पास इसका नॉलेज भी नहीं है। और ज्योतिष में भी बहुत गुण से कर पाते हैं अपन कि जो गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, वो किस योनि में गया है। ज्योतिष में भी बहुत कम है जो बता पाएंगे कि किस योनि में है। तो ये दो जो, अगर आपको पुराने टाइम में तो लोग स्थान देते थे अपने घर के अंदर पितरों को, पुराने टाइम में, आजकल ऐसा शायद नहीं होता है। अगर आपके घर में स्थान है पितर का, तो जो आपकी पारिवारिक जो बनाने की परंपरा, उसके आधार पे आप उनकी पूजा करें, फर्स्ट। अब आती है कुल देवी। कुल देवी को लेके भी लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि यार कुल देवी मेरी कौन सी है, क्या है, क्या नहीं है। तो कुल देवी का एक फंडामेंटल सिद्धांत है कि जो आपकी पूर्वज है, जो गए हुए, वो जिसको मानते थे, जिसको पूछते थे, वही आपकी कुल देवी होती है। इस पर कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि आपके जो एक देवी को कंटिन्यू मांगते आए 2-3 पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी से, वही आपकी कुल देवी होती है। अब कुल देवी का अपन क्या करें, कुल देवी का अपन क्या करें, पितर जो है उनका क्या करें, इसके लिए मैं आपको जो मेरा अनुभव है वो बताऊं मैं आपको। कुल देवी के लिए ये करना चाहिए आपको, फर्स्टली, कि जो नवरात्र आते हैं, बेसिकली 2 नवरात्र होते हैं, चैत के, आसोट के। 2 नवरात्र और आते हैं, गुप्त नवरात्र भी आते हैं। तो एक साल में 365 दिन में 4 बार नवरात्र आते हैं। तो 9, 18, 27 और 36, ये 36 दिन मिलते हैं आपको अपनी कुल देवी की पूजा करने के सही मायने में। तो ऐसे नियमित करनी चाहिए पूजा। आप नवरात्र जो करते हैं, नवरात्र लोग कहते हैं कि भाई आप एज नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, आपको जो बता रखे हैं शास्त्रों में वो करना चाहिए। मेरा मानना है करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, वो सब बाद में। पहले जो आपकी कुल देवी है, जो उनका स्वभाव है, देवी के 2 स्वभाव होते हैं, तामसिक और सात्विक। अगर आपकी देवी का स्वभाव सात्विक है तो आपको सात्विक तरीके से नवरात्रा करनी चाहिए। अगर तामसिक है तो तामसिक तरीके से नवरात्रा करनी चाहिए। ये तो कुल देवी का फंडामेंटल हो गया। एक दूसरा, ये घर में, आपके घर में जो भी है, घर में दिया किसका होना चाहिए। नॉर्मली अपन दिए करते हैं, लोग अपने इष्ट का भी दिया करते हैं, गुरु का भी दिया करते हैं अपने साथ। मैं मानता हूँ किसी का ना करें। अगर आपको दिया करना है तो अपनी कुल देवी का दिया करें, घर के अंदर कुल देवी का दिया करना चाहिए। ये चंद्रमा से बात करूँ मैं आपको। नंबर 1, कुल देवी का दिया करें चंद्रमा के लिए। फर्स्टली, आपके घर में जो माँ है या
दादी है, माँ तुल्य जो भी है, उनका आदर करे, सत्कार करे, सेवा करे। ठीक है। अब आते हैं पितृ, क्योंकि पितृ भी आपके चंद्रमा को बहुत गहरा इफेक्ट करते हैं। तो आप कुल देवी की पूजा कर रहे हैं और पितृ को नजरअंदाज कर रहे हैं, और पितृ के प्रति आप पता है लोगों नहीं मालूम पितृ कौन है क्या नहीं है, तो कुछ नहीं करना, दिमाग में लगाना कि मेरे पितृ कौन है और कौन नहीं है। आपको पितृ के लिए सिर्फ सिंपल सा फंडामेंटल काम करना है कि जो अपने मारवाड़ी में कहते हैं, मारवाड़ी में जो कहते हैं पेरिंडा होता है, जो पानी रखने का जो स्थान होता है, नॉर्मली लोग ऐसे किचन में ही पानी का स्थान मानते हैं पास में, वो रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हटाए और एक सेपरेट पानी का एक स्थान बनाए, सेपरेट बनाए, और उसको साफ सुथरा रखें। उसको साफ, उसके नीचे ऐसा नहीं कि आप झूठे बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, ऐसा काम ना करें। मैं आपको विशेष तौर पर कह रहा हूँ, आपको इससे आपके पितर है, पूर्वज है, जो भी है, वो बहुत नाराज होंगे। यदि आप ऊपर तो पानी का स्थान है और नीचे आप अपने झूठे बर्तन धो रहे हो, अपने गंदे कपड़े धो रहे हो, तो ये तो हटा दे, ये तो ध्यान के। दूसरी बात अब ये है कि अब चलो पानी का स्नान तो बना दिया, अब करना क्या आपको पानी स्नान में? कुछ नहीं करना, नहा धो के जो भी आप है निकल करके सिंपल से आपको हाथ जोड़ना है। बस जो फ्रेंड है उनको हाथ जोड़ना है, सफाई रखनी है। ठीक है ना। लोग दिया करने का कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, दिया नहीं करना चाहिए, दिया ना करें। आप सेपरेटली बस सिंपल से नहाओ, बिल्कुल हाथ जोड़े। एक तो ये काम करना। सेकंड ये कि जो घर में खाना बनता है, घर में जो खाना बनता है उसमें कम से कम 3 रोटी, पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, और तीसरी ये जो पक्षी होते हैं उनके लिए 3 रोटी आप निकाल दें और अपने हाथ से गाय को, कुत्ते को और कबूतरों जो भी है उनको डाल दें। बस ये करना है। तो इससे आपके जो भी है पितर है, जो भी आपके है, वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आपके घर में सुख शांति स्थापित करेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके पैसे की आवक होगी, पैसे की भी आवक होगी। पैसा अगर आपका कहीं रुका हुआ है तो वो भी आएगा आपके अंदर। ये तो आपका हो गया कुल देवी का और पितृ का। ये दोनों अगर आपके सही है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी फैमिली। अब बात आते हैं अपन कि तीसरा कौन सा उपाय करें, तो वही है शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा सबसे बेस्ट है। ये 2 करने के अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी करूं जिससे मेरा चंद्रमा, शिवलिंग में तो 9 ग्रह मतलब सही हो जाएंगे अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो। अब मैं आपको कॉमनली कहता हूं मैं कि कुछ लोग को कुल देवी का नहीं पता, कुछ लोगों को पितर का नहीं पता, कुछ लोग क्या करे तो क्या करे, और कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में है, कुछ लोग बहुत तनाव में है, मानसिक तनाव में है, कुछ लोग बहुत चिंताओं में रहते हैं, फालतू मनन चिंतन करते हैं, कलेश का माहौल है कुछ लोगों के जीवन में। तो उनको क्या करना चाहिए? ये दोनों करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको, कुल देवी का और पितर का 2 तो करना ही चलना चाहिए। तीसरा क्या करना चाहिए? एडवांस तीसरा में क्या है जिससे कि आपको, जैसे मैं हूँ ये दोनों करता हूँ, लेकिन तीसरा भी करता हूँ मैं शिवलिंग की पूजा करता हूँ। तो अब शिवलिंग की पूजा का, शिवलिंग पे ऐसा क्या अर्पण करे जिससे कि चंद्रमा के साथ साथ बाकी ग्रह भी अपने ओके रहे। तो अब आप किसी के पास जाएंगे चंद्रमा का उपाय मांग, मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें आपको 10 रुपये में काम हो सकता है कि चंद्रमा पे ऐसा क्या करे जिससे अपना चंद्रमा अच्छा रहे, अपना मन अच्छा रहे, और मन अच्छा रहेगा तो अपने कर्म भी अच्छे होंगे। कुछ नहीं करना है चंद्रमा को, शिवलिंग पे जल है, दूध है, वो आप श्रद्धा अनुसार चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या करना, मैं जल और दूध के अलावा भी क्या करना है, वीडियो बनेगी, कुछ करना है। शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र, शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र और एक केला। अब कहाँ चढ़ाना है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप
शिवलिंग के ऊपर दूध या जल जो भी अर्पण कर दो। उसके बाद में एक पहले बेलपत्र रखना है। शिवलिंग का जो मेन, वो सब पता कहाँ रखते हैं, मेन शिवलिंग के ऊपर। जैसे ये शिवलिंग है तो यहाँ पे बेलपत्र रखना है, और बेलपत्र के ऊपर ही केला रखना है। और कब रखना है इसका भी एक टाइम बताऊंगा आपको। सबसे बेस्ट टाइम ये है, आप 9 बजे से पहले पहले ये कर लें। यदि आप जल अर्पण कर दें, ठीक है, बेल पत्र अर्पण कर दे, और उसके बाद में एक केला रख दे। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, दूसरा वो 2 उपाय तो करने, इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको अपने चंद्रमा के लिए। और ऐसा आप करेंगे 7 डेज, आप 7 डेज करके देखिए और मुझे बताना बाद में कि आपको कितना फायदा हो। 7 डेज में आप महसूस करेंगे कि यार मैं पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन शांत रह रहा है, मेरे मन में विकार नहीं आ रहे, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बातें मुझे टेंस नहीं कर रही है। ये उपाय करने से आपका चंद्रमा बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि जो आजकल डिप्रेशन में लोग दवाई लेते हैं, डिप्रेशन से हैं, जो डिप्रेशन पर्सन है वो दवाई ले, मैं मना नहीं करता, दवाई ले, बिल्कुल ले, लेकिन साथ साथ में अगर ये भी उपाय करेगा तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद में उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय से बहुत फायदा होगा उसको, बहुत उसकी मानसिक वेदना है वो दूर होगी, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो बुद्धि भी शांत रहेगी, और एक डिप्रेशन व्यक्ति से बाहर आने में ये उपाय सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो मैंने बताया आपको चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा का बेसिक बताया सिद्धांत मैंने आपको कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा कितना इफेक्ट करता है, और चंद्रमा से अपन को क्या क्या फायदे और नुकसान है। तो पुनः आप सबको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में आप और अच्छी तरह से बताऊंगा, आपको कुछ नए टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।